नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं राजस्थान एटीएस एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वीके सिंह साहब। सर, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। बड़ा एक ऐसा मुद्दा जिसमें बड़ी पशोपेश की स्थितियां बनी हुई थी। कुछ लोग कह रहे थे कि ये होगा वो होगा, यहाँ तक कि सट्टा बाजार भी एक अपनी तरफ से कुछ पहल करने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो सकता। बड़ी नज़र थी, लेकिन हो सकता है कि एजेंसियों की निगाहें हो तो वो मामला दब गया इसमें। बस इसी बात को लेकर कि भर्ती रद्द होगी कि नहीं होगी। जब पहली बार हाई कोर्ट के फैसले के बाद आपको पता लगा तो कैसा महसूस किया आपने? देखिए, ये जो मुद्दा है ये काफ़ी दिन से डिबेट हो रहा था। अगर लार्जर इशू पे देखा जाए तो कोर्ट ने जो फैसला किया है वो काफ़ी सोच समझ के, और एक तरह से मेरा निष्कर्ष ये है कि सभी पक्षों के हित को संरक्षित करते हुए ये फैसला दिया है। अब अगर मैं विस्तार से इसको समझाना चाहूँ तो सबसे पहले डिपार्टमेंट, जितने लोगों को हमने गिरफ्तार किया है ये लोग भी अगर ये भर्ती रद्द नहीं होती तो विभिन्न जटिल कानूनी प्रक्रियाओं का लाभ लेके वापस नौकरी में आते। और इतनी बड़ी संख्या में जिन्होंने अनुचित साधनों का प्रयोग किया, वैसे लोग अगर पुलिस की नौकरी में कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो पुलिस जिस तरह का सेंसिटिव महकमा है जिसका काम ही ऑर्गेनाइज क्राइम और जो बड़े अपराधियों हैं उन पर नकेल कसना, जो समाज कंटक है उनका एक तरह से उन पर नियंत्रण करना, और साथ में इतने सोफिस्टिकेटेड हथियार, इतने संवेदनशील सूचनाओं को हैंडल करना, तो ऐसा काम करने वाले विभाग में इस तरह के संदिग्ध चरित्र के लोग या जिनका चरित्र इस तरह का जिनका जैसा उजागर हुआ है उस तरह के लोग अगर विभाग में रहते हैं तो ये कतई समाज हित में नहीं था। तो भर्ती रद्द होने से ये जो दोबारा मौका मिलेगा, इससे जो मेरिटोरियस हैं, जो अच्छे हैं, वो भर्ती में वापस सेलेक्ट हो जाएंगे, और जो जिन्होंने अनुचित साधनों का प्रयोग किया था वो छट जाएंगे। हाँ, ये संभव है कि कोई एक बहुत छोटी संख्या जो मेरिटोरियस है उनका भी वो भी शायद नुकसान पाए, लेकिन कोर्ट ने ऐसा अपने आदेश में उल्लेखित कर दिया है कि बहुत सारे लोग जो दूसरी नौकरियां छोड़ के आए हैं वो नौकरियां उनको वापस मिल जाएगी। इसके साथ ही जो अपने बलबूते सेलेक्ट होके आए हैं उनके लिए इसमें एक संतोष की बात ये हो सकता है। विपदा है, मैं मानता हूँ उनके लिए विपदा है क्योंकि उनको दोबारा परीक्षा देना पड़ेगा, एक अनिश्चितता आ गया, लेकिन उनके लिए यह भी एक संतोष का विषय है कि जो टॉपर हैं उसमें से अधिकांश टेंटेड थे, और यह इतना बड़ा बहस था कि जब भविष्य में प्रमोशन होता तो वो तो कोई सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रहते जो मेरिटोरियस हैं, और जो भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, जिन्होंने पेपर नकल करके पास किया है, वो तो बहुत ऊंचे ओहदेदार हो जाते, डीवाईएसपी बनते, एडिशनल एसपी बनते। तो मैं मानता हूँ कि जो ईमानदारी से सेलेक्ट हुए हैं और दोबारा सेलेक्ट होते हैं तो उनकी मेरिट रीस्टोर हो जाएगी और उनको इस तरह की प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ेगी। एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर आए थे और उन्होंने एक बात बताई कि कैसे उनके एक छोटे से बैच में कोई आदमी आश्चर्यजनक तरीके से, जिसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था, वो अच्छी मेरिट में सेलेक्ट होकर नौकरी कर रहा है, बहुत ऊंचे ओहदे पे है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि जिस दिन से उसका सिलेक्शन हुआ आज दिन तक मैं चैन से सो नहीं पाता, मुझे इस बात का बहुत पीड़ा रहती है कि ये आदमी इतना कमज़ोर होते हुए भी मेरे से सीनियर बन गया और आज विभाग में मैनिपुलेट करके अच्छी अच्छी जगह वो पोस्टिंग पाता है, प्रमोट भी हो गया। तो जो नए फ्रेश एंट्रेंट है उसको इस पीड़ा का भी एहसास नहीं है, लेकिन शायद वो थोड़े दिन डिपार्टमेंट में रहते और ये भर्ती कंटिन्यू करती तो उनको ये दंश झेलना पड़ता, उनको खुद ही एहसास होता कि ये जो 2 नंबरी लोग हैं ये उनसे आगे हैं, सिस्टम को मैनिपुलेट करने में आगे हैं। मैं मानता हूँ कि ये सर्वजन हिताय फैसला है, सबके पक्ष में है, किसी को भी अनुचित हानि पहुंचाने का यह फैसला कोशिश नहीं करता। तो इंजीनियर साहब जांच के गन पॉइंट में आ सकते हैं?
वो इतना पुराना मामला है कि मैं उसको अब आगे नहीं बढ़ाना चाहता। और आज के डेट में तो ग्रुप में जो भर्तियां हुई अलग अलग, उसकी जांच में इतने हम लोग ऑक्यूपाइड हैं कि और किसी काम के लिए या एक सिंगल मुद्दे के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। ये जब सिलसिला चला तो उस वक्त उम्मीद थी कि हम बिल्कुल इसी अंजाम तक पहुंचेंगे। देखिए, जब हम लोगों ने अनुसंधान शुरू किया था प्रारंभ में, जब कड़ी दर कड़ी जुड़ना चालू हुआ था, तो अप्रैल से ही हम लोगों के दिमाग में आने लग गया था कि ये भर्ती जारी रखना शायद विभाग हित में नहीं है और जनहित में नहीं है। सोच विचार करते करते अगस्त आ गया था और अगस्त के महीने में हम लोगों ने 13 अगस्त को मैंने ये रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को अग्रेसित की थी। वहाँ से फिर आगे सरकार में गया। सरकार में भी इस मुद्दे पे काफ़ी गंभीर रूप से विचार हुआ और सरकार के पास अलग अलग पहलुओं पे उनका देखने का डायमेंशन बहुत बड़ा होता है, तो उन्होंने अपने उसको विभिन्न तरीक़ों से देखा होगा और जो उनका अभी इंटरिम निर्णय था वो उन्होंने कोर्ट को बताया। जो पिटिशनर्स से उन्होंने जो भर्ती की थी उसकी खामियां बताई, बीच बीच में जो क्लैरिफिकेशन थे वो कोर्ट ने हम लोगों से भी सीख किया था। और उन सब का ये नतीजा है, सम टोटल मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके कारण कोर्ट आज इस नतीजे पे पहुंची है। हाँ, एसओजी का जो अनुसंधान है, ज़रूर उसमें वो इनिशिएटर की भूमिका कहिए या एक फैसिलिटेटर की भूमिका कहिए कि जो हमारे अनुसंधान में फाइंडिंग्स है वो एक फैसिलिटेटर या इनेबलर की भूमिका में रहे हैं। बाकी कोर्ट ने बहुत सारे पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे डिसीजंस को देखते हुए ये फैसला लिया है। आप जब 1 जनवरी 2024 को यहाँ ज्वाइन किया आपने नई सरकार आने के बाद में, उससे पहले कुछ क्लू मिले थे? क्योंकि एक चर्चा ये है कि जब ये 2021 की भर्ती वाले लोग पीएचक्यू में गए तो कई लोग ऐसे थे जिनको एप्लीकेशन भी लिखना नहीं आता था, तो बाबू लेवल के जो ऑफिस वहाँ पे लगे हुए हैं लोग, उन्हें डाउट होने लग गया था। तो यहाँ ज्वाइन करने से पहले कुछ मिले इस तरह के संकेत है कि तो बहुत फर्जीवाड़ा हुआ इसमें? मुझे इस बात का जानकारी नहीं था, बाद में ज़रूर पता चला कि उस समय जो लोग ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटी में शामिल थे उनको कुछ लोगों की जो बेसिक स्किल है उस पर जो कमजोरी थी या जो उसकी शॉर्टकमिंग्स थी उसको देख के उनको लगा था कि ये हो सकता है कि ये गड़बड़ लोग हों। सरकार जैसे ही 15 दिसंबर को तय हुई, 16 दिसंबर को उस समय के तत्कालीन डीजी थे उमेश मिश्रा जी ने, उन्होंने ये एसआईटी के गठन का आदेश जारी किया और मैं उनका और सरकार का शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने इतना भरोसा जताया और ये काम मुझे करने का मौका दिया। ये तो एक जीवन में एक अनूठा अपॉर्चुनिटी है जिसमें जिस साधनों के जरिए आप इस ओहदे पे पहुँचे हैं, आप समाज को वो ऋण चुकाने के पोजीशन में आ गए हैं या आपने वो ऋण चुकाने का प्रयास किया। तो 1.5 साल से जो साफ़ सुथरी परीक्षाएं हुई हैं उसमें जो छोटा मोटा रोल हम लोगों ने प्ले किया है वो एक काफ़ी संतोषजनक है हमारे लिए और मैं इसे एक सौभाग्य की बात मानता हूं कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिला है। अभी भी जो जानकारी है कि एसओजी की कुछ जांच के दायरे में है कुछ भर्तियां, मैं तो ये महसूस करता हूं कि ये प्रोसेस की बिगिनिंग है, ना तो ये मिडिल है ना एंड है, ये तो अभी अपने शुरुआती फेज में ही है। अगर सारे जो सूचनाएं आ रही हैं उस पर अगर हम जांच कंप्लीट कर पाएँ तो ये काफ़ी बृहद रूप लेगा आने वाले समय में। बड़ी चुनौती रही होगी क्योंकि इसमें बड़े पैसे का भी खेल हुआ, कई माफिया भी इसमें मिले हुए थे, तो कुछ ऐसे प्रेशर्स भी रहे कि बड़ी पशोपेश में जांच को कर दिया हो कि क्या करना है अभी? देखिए, हमारे पास सरकार का पूरा एक तरह से कहें कि खुली छूट या बरदस्त थी कि मेरिट बेस्ड कार्रवाई होनी है। हमारा ना तो किसी से अनुग्रह है ना किसी से दुराग्रह है, तो कभी कोई ये नहीं है कि इसको पकड़ना है या इसको छोड़ना है। जो सबूत जैसी शिकायतें जो मिल रही हैं उसको आगे बढ़ाना है। ये हमारी एजेंसी की लुकआउट है, हमारा डिस्क्रिशन है कि कौन सा जांच पहले करना है किसकी बाद में करना है। ये कंप्लीट डिसीजन हम लोगों का है जो इन्वेस्टिगेटर रहा है, इसमें सरकार का कहीं कोई तरह से दखलंदाजी नहीं थी। सिफारिश 1.5 साल में कहीं किसी के लिए कोई नहीं आया और शायद भगवत कृपा है कि इसी के कारण पब्लिक का ट्रस्ट इतना बढ़ा कि लोगों ने सूचनाओं का ढेर लगा दिया है और
हम जो भी कर पाए हैं, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि हम जो भी कर पाए हैं, तो राजस्थान के जो युवक हैं, राजस्थान के जो लोग हैं जो हैं, जिन्होंने बढ़ चढ़ की सूचनाएं दी, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो कुछ भी हुआ है उसमें वो मेजर स्टेक होल्डर हैं। मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं आज, मैं अकेला नहीं हूं। वो सैकड़ों हजारों लोग हैं जिन्होंने तत्काल हमारे जो हेल्पलाइन है उस पर डाक के जरिए, फ़ोन के जरिए, आधी रात को, सुबह में, दोपहर, शाम को, बहुत सारे लोग हैं जो लगातार सूचनाएं देते रहे, हमें पिन पॉइंटेड चीज़ें बताते रहे। कई लोग ने अपने जान पे खतरे का परवाह नहीं किया, हमें सूचनाएं दी, सूचनाओं को सत्यापन में मदद किया। बहुत सारे लोग हैं जो कोर्ट कचहरियों में मदद किए। तो ये एक, जितने भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों ने इसमें मदद की है, उनका तो मैं, उन सबका मैं एक मिला जुला सम्मिलित रूप हूँ। मैं ज़रूर एक पर्सन के रूप में आज बैठा हूँ, लेकिन जो ये उपलब्धि है वो मेरी अकेले की नहीं है, मेरे टीम की है। और मेरे टीम से ज़्यादा जो लोग जिन्होंने सूचनाएं दी, जो हमें कार्रवाई में मदद की, उनकी है। 2021 एसआई भर्ती के जरिए ये कहा जा सकता है कि एक लोगों में भरोसा कायम हुआ है कि हाँ, जांच एजेंसियां इस मंजिल तक पहुंचा सकती हैं अगर किसी ने भी किसी तरह का अपराध किया है तो। पुलिस की अपनी लिमिटेशन होती है। अगर साक्ष्य है तो आरोपी कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता। सीबीआई में, जहां मैं 5 साल नौकरी करके आया हूं, आरोपी का नाम नहीं लिखा जाता, आरोपी A1, A2, A3, A4 रहता है। तो हमारे लिए कोई भी आरोपी नाम से नहीं है, हमारे लिए आरोपी A1, A2, A3, A4 एक सिंबल है। उसके खिलाफ साक्ष्य है या उसके खिलाफ साक्ष्य नहीं है, इसके बेसिस पर निर्णय होता है, ना कि मगरमच्छ है, मगरमच्छ नहीं है, कौन मगरमच्छ है, छोटा मगरमच्छ है, बड़ा मगरमच्छ है। तो हमारे लिए कोई भी आदमी जो भर्ती में गड़बड़ी किया है, अगर उसके खिलाफ सबूत है, तो हुएवर ही इज, बड़ा है छोटा है, वो इमैटेरियल। एसआई के बाद में कुछ भर्तियां और हैं जिसमें कुछ इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। मैं अभी इसको तो किशोरावस्था मानता हूँ, बाल्यावस्था नहीं है, किशोरावस्था है। लेकिन अभी बहुत काम किया जाना बाकी है, बहुत ढेर सारा काम अभी पाइपलाइन में है, चल रहा है और आगे भी जारी रहेगा। कुछ ऐसे भी क्लू मिले इस जांच में कि कुछ इंटरेस्टेड गैंग्स हैं जो, जिनकी नज़रें कहीं पे यहाँ के लोग उनसे संपर्क में, वहाँ के लोग इनसे संपर्क में हो। ऑनलाइन जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें हम लोग जो धीरे धीरे उन चीज़ों को समझने की कोशिश किए या समझे हैं, उसमें यह तय है कि इंटर स्टेट जो गैंग्स है, स्पेशली हरियाणा और दिल्ली साइड की, उन्होंने ऑनलाइन परीक्षाओं में विगत समय में राजस्थान में ज़रूर कोशिश की, और जब कोशिश की तो उजागर भी हुई हैं, वो पकड़े भी जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं। ऑफलाइन परीक्षा से ज़्यादा जो ऑनलाइन परीक्षा है उसमें इंटर स्टेट लिंकेजेज है ज़्यादा है, ऑफलाइन में इधर हाल फिलहाल के वर्षों में कम है, और पिछले 1.5 साल में तो सब जमींदोज हैं। एक तरह से मैं कहूँ कि आज ज़रूर आरपीएससी की बारे में जो अखबारों में छपता है, लिखा जाता है, लेकिन आरपीएससी अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पाने के लिए कितना मेहनत कर रही है, कितना मेहनत किया है, उसका मुझे अंदाज़ा है। और आरपीएससी में चाहे सचिव महोदय हो या जो उनके अध्यक्ष हैं और कई मेंबर्स हैं, वो लगातार इस कोशिश में है, और मैं इसका गवाह हूँ कि पिछले 1.5 साल में उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा रिगेन हो, उसके लिए लगातार प्रयास चल रहा है, कोशिश चल रहा है। और अभी का माहौल मैं मानता हूँ परीक्षार्थियों के लिए एक बहुत ही सुकून देने वाला, उत्साहवर्धक और साफ सुथरा पारदर्शी माहौल है। जो भी इस समय परीक्षा दे रहा है वो मैं बहुत लकी मानता हूँ। तो चलिए, एक मुलाकात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी, और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं राजस्थान एसओजी एटीएस के एडिशनल डीजी वीके सिंह साहब। जब आपके हाथ में जांच आई, सबसे पहला क्लू कहां से मिला आपको कि हाँ इस रूट को हमें पकड़ना है? देखिए, जैसा कोई भी अनुसंधान होता है, हर हमेशा शुरुआत छोटा होता है और कड़ी दर कड़ी जुड़ती जाती है। तस्वीर तभी बनती है जब बहुत सारे डॉट्स होते हैं और उनको जोड़ने की कोशिश होती है। तो शुरुआती दौर में डालूराम अरेस्ट हुआ था, वहाँ से शुरू हुआ। पहला वो डमी कैंडिडेट का था। पूछताछ में उसने बताया कि अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो उसने एक बदमाश का नाम लिया कि वो मुझे मारेगा। तो मैं उस समय चौंका कि भाई ये ऐसा कौन सा बदमाश है जिससे दूसरा डरता है। उसके बारे में खोजबीन हुई, पता चला, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा गया। उसको पकड़ने का प्रयास हुआ तो नेपाल भाग गया। नेपाल से जब वो पकड़ के आया और जब पूछताछ हुई तो दूसरा एक उसका गैंग लीडर आ गया। ऐसा करते करते कड़ियाँ जुड़ती गई और फिर ये उजागर होने लग गया एक के बाद एक कि वाकई में ये जो परीक्षा है, इसकी सैंक्टिटी जो है, ये परीक्षा के दिन ही कंप्रोमाइज़ हो गई थी। जब सबसे पहली बार किसी ने ये बताया कि परीक्षा का पेपर स्कूल सेंटर से निकाला गया, तो हम लोगों ने सोचा कि इसकी बात को कैसे वेरीफाई किया जाए कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। तो उसने कहा कि मैं और यूनिक भाम्बू दोनों परीक्षा ड्यूटी में लगाए गए थे। वो स्कूल वही है जिसका जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है वो अरेस्ट हुआ। तो हम लोगों ने आरपीएससी से रिक्वेस्ट की ये सूचना वेरीफाई करने के लिए। तो आरपीएससी ने वो सूचना जैसे ही वेरीफाई की कि उसमें जो लोग ड्यूटी में लगाए गए हैं उसमें यूनिक भाम्बू का नाम है, और यूनिक भाम्बू वो है जो जितना पुराना जगदीश बिश्नोई है उससे ज़्यादा पुराना यूनिक भाम्बू है। और ये सारी भर्तियों में जो भी गड़बड़ी इन्होंने की है मिलजुल के करते रहे। तो वो होने के बाद फिर हम लोगों के लिए बहुत एक मतलब वो एक ऐसा डिस्कवरी था जिसके बाद फुल फ्लेज हम लोग इस अनुसंधान में लग गए और चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। जैसे जैसे अलग अलग चैनल से पब्लिक ने जो सूचनाएं दी उसको वेरीफाई किया हम लोगों ने, तो पता चला कि बहुत सारी इसमें गड़बड़ियाँ हुई हैं। अलग अलग चेन है, अलग अलग गैंग है, अलग अलग इलाके हैं, अलग अलग तरीके हैं। वो सब धीरे धीरे इसका खुलासा हो गया। पेपर लीक की सूचनाएं भी आई, लेकिन डमी का पहली बार खुलासा हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में लोग डमी भी परीक्षा दे पा रहे थे। इस सीट पे बैठने के पहले मुझे भी इस चीज़ का आभास नहीं था कि पेपर लीक के बराबर या उससे बड़ी समस्या डमी की राजस्थान में हो गई थी। और ख़ास तौर से जो ऐसे इलाके जहाँ कम मेरिट पे सिलेक्शन होते हैं जैसे टीएसपी एरिया, ऐसे इलाकों में ये डमी कैंडिडेट्स की बहुत बड़ी संख्या थी। और 1.5 साल में जो भर्तियाँ हुई हैं उसमें लगातार ये प्रयास रहे हैं कि कहीं कोई हिम्मत नहीं करे। और पहली बार आपको मैं बता रहा हूँ कि जो लास्ट पटवारी की भर्ती हुई है उसमें एक कैंडिडेट को परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। अभी तो वो अपने नाम से परीक्षा दे रहा है, लेकिन पहले वो दूसरे के नाम से किसी और परीक्षा में परीक्षा दे चुका था। तो जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो डाटा एनालिसिस भी कर रही है कि आज जितने लोगों का फोटोग्राफ हमारे पास है जो आज परीक्षा दे रहे हैं, क्या कभी वो किसी और नाम से किसी और परीक्षा में बैठे हैं। तो ये भी मिलान हो रहा है। तो ऐसा करके बहुत सारा हर चीज़ का, हर एफर्ट का अपना एक टाइम है, उसका एक कॉस्ट है, लेकिन जो भी एजेंसीज हैं वो सभी सजग है। ऐसे कुछ अवैधानिक नुस्खे आप बता सकते हैं पब्लिक को जिनको देख करके आपको भी आश्चर्य हुआ कि चीटिंग इस तरह से भी हो सकती है? ब्लूटूथ में जो तरीका है कि एक साथ 30-30, 40-40 फ़ोन चल रहे हैं और एक एक घंटे लगातार ऑन है, और किस तरीके से पढ़ता होगा। परीक्षाओं में 24 कैंडिडेट ही रहते हैं, 2 इन्विजिलेटर रहते हैं, फिर इन्होंने कैसे गड़बड़ कर ली। अगर 12 कैंडिडेट का मुझे रिक्वाली करना हो तो वो कितना सोफिस्टिकेटेड भी यंत्र लगा ले, उसको आसानी से डिस्कवर किया जा सकता है। हाँ, इस अनुसंधान के दौरान एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने डिस्कवर की कि हर सैटरडे संडे को कोई ना कोई रिक्रूटमेंट एग्जाम हो रहा होता है। कोई ऐसा वीकेंड खाली नहीं जाता जब एग्जाम नहीं हो रहा हो। तो जयपुर जैसे जगह में जिस एडीएम को परीक्षा का नोडल बनाया हुआ है या उनको जिम्मेवारी दी गई है, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है
कि उनके अपने रूटीन के बाकी दायित्व के अलावा वो समय निकाल कर परीक्षा के लिए भी और उसके बंदोबस्त में वो पर्सनली इन्वॉल्व हों। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिला स्तर के पदाधिकारियों के लिए, क्योंकि उनको हर वीकेंड में कोई ना कोई परीक्षा की तैयारी करनी है, कुछ ना कुछ करना है। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि बीच बीच में कहीं थोड़ा बहुत ओवरलुक की चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो रोज़ 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 एक ही तरह का काम करके कई बार चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। इसलिए आरपीएससी और हमने तय कर रखा है कि चाहे कितना ही ब्रीफिंग हुई हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन हर परीक्षा के पहले जो जिला लेवल के अधिकारी हैं उनको ज़रूर सेंसिटाइज करेंगे। परीक्षा के दौरान हम लोग निगरानी रखते हैं, टीमें बनाते हैं, जगह जगह रहते हैं। अब तो हम लोग डिकॉय की भी कोशिश करते हैं अलग अलग लेवल पे, कभी कोई स्कूल को टारगेट कर लिया, कभी कोई स्कूल को टारगेट कर लिया, ताकि हम ये देख पाएँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई ब्रीच की संभावना है। तो वो भी धीरे धीरे उस एक तरह से कहें कि जहाँ भी हमें थोड़ी बहुत संदेह होती है हम वहाँ कोशिश करते हैं। इसी के तहत धौलपुर में हम लोगों ने भी पटवारी भर्ती में एक डिकॉय करने की कोशिश की थी। उसके डिकॉय तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, इन द सेंस कि उसने वो परीक्षा में कोई आगे बात नहीं बढ़ी, लेकिन उसके चलते जो डिग्री है उसमें गड़बड़ करने के खुलासे हुए हैं, उस पर लोग अरेस्ट हुए हैं और आगे कार्रवाई चल रही है। ऐसा कोई वाकया हुआ इस पूरी जांच के दरमियान आपने खुद ने भी देखा होगा कि अच्छा ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है? एक आरोपी है जो 3-4 लोगों की जगह डमी परीक्षा दिया था, उसमें वो पकड़ी गई है, समी बिश्नोई। और उसके साथ उसके एक और है जो कई लोगों के बदले डमी दिया उसने। तो जेल जाने के पहले वो आई थी और उन्होंने ये कहा कि हमें आरएएस की परीक्षा देने की अनुमति दिलवाई। तो मैं चौंक गया कि भाई तुम्हारा आपराधिक रिकॉर्ड ऐसा है कि तुम पास भी कर लो तो तुम्हारा पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर नहीं होगा, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, तो आप क्यों देना चाहते हो परीक्षा? तो जो मैंने उनकी मनोदशा समझी, ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इस गैंग्स के विक्टिम बन गए, जिन्होंने शुरुआत में ये नहीं समझा कि गैंग वालों ने उनको बहला फुसला के पहले शुरू में एक आध किसी के बदले डमी बैठने के लिए राजी कर लिया, और बाद में उसको इस्तेमाल करके लगातार ये गैंग वाले ब्लैकमेल करके उनसे परीक्षाएं दिलवाते रहे। अब ये होनहार हैं, सक्सेसफुल होकर अपनी मेरिट को साबित करना चाहते थे कि भाई हम आरएएस बन सकते हैं, आरएएस की परीक्षा क्लियर कर सकते हैं। तो उनके मन में ये तो ज़रूर है कि उन्होंने अपराध बोध की, उन्होंने गलती की है, लेकिन ये ललक भी मैंने देखी कि वो अपने आप को समाज के सामने प्रूव करना चाहते हैं। इसने ज़रूर मेरे को झकझोरा अंदर से, और एक दृढ़ता भी, एक तरह से मैं इस बात के लिए दृढ़ हुआ कि कोई भी आदमी बख्शा नहीं जाना चाहिए। इनके प्रति कोई दया भाव रखने की ज़रूरत नहीं है। जो ये गैंग के लोग हैं, इन्होंने बहुत सारे टैलेंट्स को डिस्ट्रॉय किया है। बहुत सारे अच्छे बच्चे जिन्होंने मजबूरी बस पेपर पढ़ा है, क्योंकि वो हर बार वो परीक्षा देते थे और पेपर माफिया जो है सिलेक्शन को बायस कर देते थे। तो जो बार बार परीक्षाओं में रिजेक्ट हो रहा है, उसको ये नहीं मालूम कि अगली बार पेपर नहीं लूँगा तो मैं पास करूँगा कि नहीं करूँगा। तो बहुत से मेधावी छात्रों का कैरियर जो डिस्ट्रॉय हुआ है वो इन गैंग्स वालों के कारण हुआ है, जिन्होंने ये एक पढ़ने वालों बच्चों के मन में ये कर दिया था कि जब तक तुम गैंग का हेल्प नहीं लोगे तब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो वो एक बहुत अंदर से हमारे जैसे लोगों को झकझोरने वाली बात थी। बहुत मतलब एक वो जानने के बाद मैं काफ़ी हिल सा गया था कि शायद हम लोग बहुत लकी थे कि हमारे टाइम में चीज़ें ठीक थी। कुछ ऐसी जांच के दायरे में हैं लोग जो ये कहा जा सकता है कि हाँ बड़े बड़े लोग हों? जब मजदूर चट्टान फोड़ता है तो उसको मालूम नहीं कि किस हथौड़े के बाद चट्टान में दरार आएगी। तो हम लोग तो मजदूर हैं, रोज़ हथौड़ा मारते हैं। किसी दिन चट्टान फूटे और उसके अंदर पानी दिखे तो मैं कह नहीं सकता। एसओजी में सीमित संसाधन है क्योंकि एक काम बड़ा है, लेकिन यूनिट में कई चीज़ों की कमी भी रहती है, और हालांकि जिलों की मदद आप लोगों को मिलती है।
इस पूरे प्रकरण के दरमियान जो मूल काम एसओजी का था वो कहीं सफर किया? ओबियसली चूंकि ये सरकार की प्राथमिकता है, विभाग की प्राथमिकता है, समाज की प्राथमिकता है, तो हम लोगों ने बाकी कामों को पीछे करके इस कामों में जो बहुत अपने जो सारे रिसोर्सेस है उसको चैनलाइज किया। और एक टाइम तो कभी हमने सोचा था कि 2-3-4 महीने में ये काम पूरा हो जाएगा, लेकिन जब इसका एक बड़ा स्वरूप उभर के आया है तो लगता है कि अब इस टास्क को तो एक बार किनारे लगाना ही उचित रहेगा। और बहुत सारे नए एफआईआर दर्ज हुए हैं, आने वाले टाइम में बहुत सारा नया एफआईआर दर्ज होगा। विभाग अपने अपने 5 साल की भर्तियों को एक तरह से वापस दोबारा स्क्रूटनी कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारी चीज़ें उजागर हुए हैं, जैसे दिव्यांग वाला जो उजागर हुआ है ये उस 5 साल की भर्तियों के स्क्रूटनी के दौरान ही आया है। तो बहुत सारे पहलू हैं, यूनिवर्सिटी वाले हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट गैंग वालों को उपलब्ध करा देते थे, फिर गैंग वाले सिलेक्शन करा देते थे। तो बहुत सारी चीज़ें उजागर हुई हैं, उसमें काम चल रहा है। जैसे मैंने कहा आपको कि ये तो किशोरावस्था में है, अभी बहुत सारा काम बाकी है। एक तरह से नज़ीर कही जा सकती है कि राजस्थान में जो भर्ती परीक्षा रद्द की गई है, अगर अवैधानिक तरीके से कोई भी अगर रिक्रूटमेंट में हिस्सा लेता है तो अंजाम यहाँ तक हो सकता है और एक पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा उसके बाद में। तो ये केवल राजस्थान की बात नहीं है, राजस्थान के बाहर भी लोगों में विचार आएगा कि ऐसा हो सकता है। जिन्होंने पैसे दे के पेपर खरीद के भर्ती हुए हैं या डमी बैठा के भर्ती हुए हैं और किसी तरह का अनुचित साधन यूज किया तो उनका पैसा भी चला गया, जेल भी चले गए और अब भर्ती भी कैंसिल हो गई है। तो उन्होंने जूते भी खाए, प्याज भी खाए और दंड भी भुगता है। तो मैं जो हमारे युवा साथी हैं जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जो उनके परिवारीजन हैं उनसे एक ही अनुरोध करना चाहता हूँ, आप अपने मेहनत पे भरोसा रखिए। सरकारी नौकरी ही जीवन यापन का एक जरिया हो सकता है, ये सही दृष्टिकोण नहीं है। आज के डेट में युवाओं को तरह तरह के मौके हैं, सरकारी नौकरी का आप जरूर प्रयास करें, होता है बहुत अच्छा। अदरवाइज आप अपने पसंद का कोई भी पेशा चुनें और उसमें अपना 100% दें, आपका ज़िंदगी ज़रूर खुशहाल होगा, आप कामयाब होंगे, इसमें मेरे कोई संदेह नहीं है। और कुछ ऐसा करिए जिससे आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार पर गर्व हो, न कि शर्म से किसी दिन सिर झुकाना पड़े। यही मैं एक छोटा सा संदेश अपने जो युवा साथी हैं खास तौर से उनको देना चाहता हूँ। तो चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी टीम को शुभकामनाएं हैं जो इस जांच को उस मंजिल तक पहुंचा है जिसमें लाखों लोगों का एक भरोसा कायम हुआ है। और आने वाले दिनों में कोई भी इस तरह की गड़बड़ करने से पहले विचार करेगा कि आज नहीं तो कल परत खुलेगी तो उसके बाद में हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी विशेष एक मुलाकात में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।